नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उत्तर आधुनिक काल की महान कवयित्री श्रीमती अनामिका जी द्वारा रचित देश प्रेम शीर्षक कविता की 5वीं से लेकर 8वीं स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव तथा पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। चूंकि यह एक लंबी कविता है, इसलिए इस कविता की व्याख्या को मैंने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैंने 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत की है और दूसरे भाग में 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 3 वीडियो के रूप में देश प्रेम शीर्षक कविता की दूसरी जो 4 स्टैंजा है, यानी 5वीं से लेकर 8वीं स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। श्रीमती अनामिका द्वारा रचित देश प्रेम शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले मैं 5वां स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बतलाते हुए सप्रसंग इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। 5वां स्टैंजा। 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान, एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया। पल बम्बल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। आइए सबसे पहले उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उन शब्दों का अर्थ मैं आपको बतला देता हूं ताकि व्याख्या करने में आपको सुविधा हो। शब्दार्थ। 26 जनवरी आप जानते ही हैं, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। तकिए यानी सिर के नीचे रखने वाला बालिश्त। ट्रांजिस्टर यानी रेडियो। मटिया देना या मटियाना यानी ध्यान से निकाल देना या टाल देना। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ देश प्रेम नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता की रचनाकार श्रीमती अनामिका जी हैं। अनामिका जी उत्तर आधुनिक काल की एक महान कवयित्री हैं। आइए संदर्भ बतलाने के बाद प्रसंग बतलाता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत अंश में कवयित्री ने राष्ट्रगान के महत्व को बतलाया है। साथ ही साथ यह बतलाया है कि एक समय था जब ट्रांजिस्टर से बजने वाले राष्ट्रगान को सुनकर हमारे मन में भी राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो जाती थी, परंतु आज की स्थिति कुछ और ही है। आइए मैं 2-2, 3-3 पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान। यानी प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती अनामिका जी ने देशवासियों की
बदलती हुई मनोदशा की सच्ची तस्वीर को उजागर यहाँ किया है और बतलाया है कि 26 जनवरी जो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। 26 जनवरी ही क्यों, 15 अगस्त भी एक राष्ट्रीय पर्व है। आज हम इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि इन पर्वों को हम कभी याद नहीं करते हैं, परंतु इस दिन का अपना एक विशेष महत्व है। इसलिए 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर हमारी मनोदशा कितनी बदल गई है। कवयित्री ने इस पर व्यंग्य कसा है। कवयित्री का मानना है कि यदि आज हमें कोई याद दिलाता है तो याद आता है कि आज 26 जनवरी है या आज 15 अगस्त है, आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। अन्यथा हमें याद ही नहीं रहता है। 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला, सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान। यानी कवयित्री कहती है कि मैं सोई हुई थी और तकिए के नीचे उनका ट्रांजिस्टर खुला हुआ रह गया था, जो मुझे याद ही नहीं था। उस दिन संयोगवश 26 जनवरी था, प्रातःकाल का समय था, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। संयोग की बात है, अचानक ट्रांजिस्टर पर सुबह सुबह राष्ट्रगान बजने लगा। अचानक यह समझ में नहीं आया कि यह गान कहाँ से आ रहा है, आखिर यह गीत कहाँ से आ रहा है। कुछ देर के लिए मैं तो समझ ही नहीं पाई। एक पल के लिए सोचा, ठीक है चलो मटिया दूं, यानी इसे टाल दूं, बज रहा है तो बजने दूं, फिर क्या था। लेकिन फिर जाने क्या हो गया, कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। यानी फिर जब उन्होंने अपना तकिया उठाया तो पता चला कि उनका ट्रांजिस्टर रात के समय खुला छूट गया था। यह आवाज वहीं से आ रही थी। एक बार तो मन में विचार आया कि ठीक है, आवाज आती है तो आने दो, चलो रेडियो को ही बंद कर देता हूं। परंतु ऐसा मैं नहीं कर पाया। यानी मैं चाह कर भी अपने मन को दूसरी तरफ नहीं ले जा सकी। कहने का अर्थ यह है कि उस ठंडी सुबह में और आलस्य के कारण राष्ट्रगान सुनकर भी उनके मन में एक बार मटियाने का विचार आया, यानी टाल देने का विचार आया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनकी आत्मा ने उनका साथ नहीं दिया। यानी चाह कर भी लेखिका मटिया नहीं सकी, चाह कर भी अपना ध्यान दूसरी तरफ नहीं ले जा सकी। उनके मन में छिपी हुई देश प्रेम की भावना ने अचानक उछाल मारा। देश प्रेम की भावना अचानक उनके मन में उमड़ पड़ी और वे सावधान की मुद्रा में उठकर खड़ी हो गई। यहाँ लेखिका यह कहना चाहती है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम या देश के प्रति उन शहीदों के प्रति प्रेम आज भी बना हुआ है। यह एक आशा की किरण है कि देशभक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई है। कहीं न कहीं लोगों में देश प्रेम की भावना आज भी जीवित है। अब मैं अगला स्टैंजा पढ़ता हूं, यानी 6वां स्टैंजा। अजब चीज है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती ही नहीं, वर्षों पहले यूं ही
झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बतला देता हूं, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं। शब्दार्थ: अजब यानी विचित्र या अनोखा, चीज यानी वस्तु, प्रेम यानी प्यार, मुंह की लगी छूटती ही नहीं यानी मुंह की लगी हुई आदत या बात कभी जाती नहीं है, वर्षों पहले यानी बहुत पहले से, यूं ही यानी ऐसे ही, झटके से अचानक, सीट छोड़कर यानी कुर्सी छोड़कर, सिनेमा घरों में यानी सिनेमा हॉल में। संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवयित्री ने इस अंश में देश प्रेम के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाया है तथा हमारी मानसिकता की ओर संकेत करते हुए हमारे अंदर के बदलाव की ओर इंगित किया है कि हम आज कहां से कहां पहुंच गए हैं, यानी हम राष्ट्रीय भावना के क्षेत्र से कहां चले गए हैं। आइए मैं 2-2, 3-3, 4-4 पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। अजब चीज है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती ही नहीं, यानी कवयित्री यहाँ कहती है कि जब हमें किसी चीज से प्रेम हो जाता है तो हम उसे जल्दी भूलते नहीं हैं, सदा याद रखते हैं। जैसे मुंह की लगी हुई आदत पड़ जाने के कारण जल्दी छूटती नहीं है, ठीक उसी तरह से देश प्रेम होता है। इस प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसे मनुष्य आसानी से कभी भी भूल नहीं सकता है। कवयित्री को भी जैसे याद आ जाता है, एक दौर था, एक समय था जब लोगों के दिल में देश प्रेम की भावनाएं समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की तरह हिलोरें मारती रहती थी। एक जमाना था जब हम राष्ट्रगीत को सुनकर हम सम्मान पूर्वक सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे और देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते थे। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। कहने का अर्थ यह है कि पहले पहल सिनेमा घरों में भी फिल्म समाप्त होने के बाद जब राष्ट्रगान होता था तो हम सम्मान पूर्वक सावधान की मुद्रा में उठकर खड़े हो जाते थे और जब तक राष्ट्रगान पूरा नहीं होता था तब तक हम बैठते नहीं थे। परंतु आज हम सब कुछ भूल चुके हैं, आज हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। भागदौड़ की जिंदगी ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम देशभक्तों को कभी भी याद नहीं करते हैं। आइए अब मैं अगला स्टैंजा पढ़ता हूं, यानी 7वां स्टैंजा। हेलेन के सभ्य कैबरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद जेमिनी कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर और शुरू होता था जनगण मन। ऐसे ही उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द हैं, सबसे पहले उन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। हेलेन, आप जानते ही हैं, हेलेन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जो नृत्य के लिए मशहूर हुआ करती थी। कैबरे एक प्रकार का नृत्य, मुकरी एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता, जेमिनी कलर में यानी बहुत ही सुंदर रंग में, द एंड यानी समाप्त, टिमका यानी नजर आना या नजर आता था। यहाँ संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। कवयित्री ने इस अंश में देश प्रेम के महत्व को बतलाकर हमारी मानसिकता की ओर
संकेत किया है तथा हमारे अंदर जो बदलाव आया है उसकी ओर संकेत किया है कि आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। आज हमारे मन में देश प्रेम का भाव बिल्कुल नहीं है, अर्थात आज हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम कहां से कहां चला गया है। आइए व्याख्या करने के लिए मैं 2-2, 3-3, 4-4 पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। हेलेन के सभ्य कैबरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद कवयित्री यहाँ हमारे हृदय में विलुप्त होती जा रही देश प्रेम की भावना पर व्यंग करते हुए कहती है कि एक समय था जब सिनेमा हॉल में भी हेलेन का कैबरे डांस और मुकरी का भोला भाला हास परिहास होता था। यानी फिल्म चाहे अच्छी हो या फिर बुरी, अर्थात फिल्म चाहे जैसी भी हो, हेलेन का कैबरे डांस और मुकरी का भोला भाला हास परिहास होता जरूर था और लोग इसका भरपूर आनंद उठाते थे, परंतु उसमें कहीं भी अश्लीलता या फूहड़पन बिल्कुल नहीं था जितनी कि आज हमें दिखलाई देती है। कहने का अर्थ यह है कि एक समय था जब मनोरंजन के स्थान पर भी देश प्रेम को ही बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया जाता था, कारण देश प्रेम को सर्वोपरि माना जाता था। देश प्रेम की झांकी हमें सर्वत्र दिखलाई देती थी। अगली पंक्तियां देखिए। इमनी कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर और शुरू होता था जनगण मन। ऐसे ही यहाँ कवयित्री यह कहना चाहती है कि फिल्म समाप्त होने के बाद जैसे ही पर्दे पर लिखा होता था द एंड, फिल्म समाप्त होते ही सिनेमा के पर्दे पर हमारा राष्ट्रगान शुरू हो जाता था और जैसे ही राष्ट्रगान शुरू होता था दर्शक अपने आप उठकर खड़े हो जाते थे और साथ ही साथ राष्ट्रगान को गाते थे, यानी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के राष्ट्रगान गाते थे। परंतु आज ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। सचमुच आज देश प्रेम की भावना बिल्कुल लुप्त होने लगी है। इस बात की कोई चिंता नहीं करता है। जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर देश को आजाद किया, आज लोग उन्हें कभी भी याद नहीं करते हैं। सिनेमा में अश्लीलता और फूहड़ता का कारोबार चरम सीमा पर पहुंच गया है। फिल्म को लोकप्रिय बनाने के लिए कितना ही सुंदर और बेहुदा फार्मूला अपनाकर फिल्म को सुपरहिट बनाया जाता है, परंतु आज कोई भी और कहीं भी देश प्रेम की चर्चा नहीं करता है। लगता है देश प्रेम उनके लिए एक बोझिल शब्द हो गया है। पहले की तरह अब लोगों के मन में देश प्रेम की भावनाएं हिलोरे नहीं मारती है। अब सिनेमा के समाप्त होने पर राष्ट्रगान कहीं भी नहीं सुनाई देता है। आइए अब मैं इस कविता की जो अंतिम स्टैंजा है उसे पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। अंतिम स्टैंजा। धीरे धीरे क्यों कर छिजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब से आ रही है? आइए सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं। शब्दार्थ। छिजना यानी धीरे धीरे नष्ट हो जाना या कम हो जाना। आवेग यानी जोश की भावना। जहां यानी संसार। धुन यानी स्वर। जेब यानी पॉकेट। यहां संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवयित्री ने हमारे मन से गायब हो रही देश प्रेम की भावना की ओर संकेत किया है।
और यह बतलाया है कि आज हमारे मन से देश प्रेम या देशभक्ति का भाव लगभग गायब हो चुका है। अब यह केवल एक औपचारिक मात्र बनकर रह गया है, यानी राष्ट्रीय पर्व केवल मौसमी पर्व बनकर रह गए हैं, केवल एक दिखावा बनकर रह गया है। आइए मैं दो तीन पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। धीरे धीरे क्यों कर छिजने लगा सारा आवेग, यानी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवयित्री आगे और अंत में कहती है कि आज धीरे धीरे हमारे मन से देश प्रेम का भाव खत्म होने लगा है, यानी आज हमारे मन में देश प्रेम की भावना बिल्कुल नहीं है। किसी का भी ध्यान देश की तरफ, देश के प्रति प्रेम की तरफ नहीं जाता है। कवयित्री का मानना है कि एक दौर था, एक समय था जब लोगों के दिल में यानी हमारे मन में देश प्रेम की भावना हिलोरें मारती थी, परंतु आज कहीं भी किसी भी जगह भी देश प्रेम का भाव नहीं दिखलाई पड़ता है। कोई भी व्यक्ति देश प्रेम की चर्चा नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति उन शहीदों को याद नहीं करता है। पहले की तरफ अब किसी के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव नहीं उमड़ता है। कवयित्री जैसे मानो आज की स्थिति को देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। वह अंत में अत्यंत ही दुख के साथ जैसे हम लोगों से एक प्रश्न करती है। वह प्रश्न है, धीरे धीरे क्यों कर छिजने लगा सारा आवेग, यानी ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा आवेग, हमारे मन में जो देश प्रेम की भावना थी वह धीरे धीरे क्यों कम हो रहा है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने देश और समाज में आए बदलाव की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और अपनी वेदना को उन्होंने प्रकट किया है। कवयित्री को इस बात का बेहद दुख है कि आज समय कितना बदल गया है, आज हम किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। समय के साथ साथ हमारे नैतिक मूल्य भी बदल गए हैं, हमारी सोच, हमारे विचार सब कुछ बदल गए हैं। एक जमाना था जब हम राष्ट्रगीत को सुनकर सम्मान पूर्वक सावधान की मुद्रा में उठकर खड़े हो जाते थे। सिनेमा घरों में भी फिल्म समाप्त होने के बाद राष्ट्रगान अवश्य होता था, तब हम सम्मान पूर्वक सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे। एक समय था जब देश प्रेम हर व्यक्ति के मन में हिलोरें मारती थी। आज हमारे मन में पहले की तरह देश प्रेम का आवेग नहीं उठता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो देश प्रेम एक भारी भरकम शब्द हो गया है, जिसे आज हम बेमन से ढो रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। खैर, अब जाने दीजिए, सुनिए, देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी हमारे देश को सबने एक बहुत ही अच्छा देश कहकर स्वीकार किया है। हमारे देश को सारे संसार से अच्छा देश माना जाता है और यह 100% सच भी है। परंतु अब मनोरंजन के नाम पर सिनेमा घरों में जो कुछ भी दिखलाया जाता है या दिखलाया जा रहा है और संगीत के नाम पर भी हमें जो कुछ भी सुनाया जाता है, उसे देखने सुनने के लिए हम बाध्य हैं, हम विवश हैं। हम चाहकर भी इस समय को बदल नहीं सकते हैं। एक समय था जब हमारा देश संसार के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक देश था, इसलिए लोग शायद हमारे देश की प्रशंसा करते हुए यही कहते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी इस संसार में अनेक छोटे बड़े देश हैं, परंतु उन देशों में से सबसे अच्छा देश हमारा हिंदुस्तान है।
परंतु वर्तमान परिस्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि हमारा देश सचमुच सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है। आज हमारा देश वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। आज उसकी बदहाली किसी से छिपी नहीं है। आज देश की हालत कैसी हो गई है, इसे और अधिक बतलाने की जरूरत नहीं है। आइए अब इस कविता की जो अंतिम दो पंक्ति है इसे पढ़ता हूं। यह धुन जो मोबाइल की है, क्या आपकी जेब से आ रही है? यानी कवयित्री अंतिम दो पंक्तियों के माध्यम से यह बतलाना चाहती है कि आज कितनी लज्जा और दुख की बात है कि वर्तमान समय में देश प्रेम के गाने को हमने मोबाइल के रिंगटोन में बदल लिया है। दरअसल मुफ्त में मिली हुई आज़ादी का यही हाल होता है। वर्तमान पीढ़ी को यह आज़ादी दरअसल मुफ्त में मिल गई है, इसीलिए न तो उनके मन में देश के प्रति प्रेम है, न ही उन शहीदों के प्रति प्रेम है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर देश को आज़ाद किया था। अचानक जब हम अपने या किसी दूसरे के मोबाइल पर रिंगटोन के रूप में राष्ट्रगान सुनते हैं तो कुछ क्षण के लिए हम अवश्य ही सचेत हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद रिंगटोन की आवाज बंद होते ही या उस धुन को बंद कर हम दूसरों की बातों में मशगूल हो जाते हैं या दूसरों से बातें करने लगते हैं या उठकर कहीं और चले जाते हैं। सचमुच यह कितनी लज्जा की बात है, कितनी दुख की बात है। जिन लोगों ने देश प्रेम से भरी हुई कविता को सुनकर देश को आजाद किया, आज वही देश प्रेम के गीत मोबाइल के रिंगटोन में बदल गए हैं। आज देश और राष्ट्रगान के प्रति किसी के मन में श्रद्धा नहीं है। अब ये गीत केवल मोबाइल के रिंगटोन में बदल गए हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो सचमुच चिंता का विषय है। यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की जो व्याख्या थी शब्दार्थ के साथ इसकी व्याख्या की है। उम्मीद करता हूं इस व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब निष्कर्ष इस तरह हम देखते हैं कि देश प्रेम आज की सशक्त लेखिका श्रीमती अनामिका द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक व्यंग्य प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने देश प्रेम की भावना जो आज लुप्त हो रही है उसे मानव मात्र में पुनः जगाने का प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने जहां एक ओर वर्तमान परिस्थितियों पर तीखा व्यंग्य किया है, वहीं दूसरी ओर मशीनी युग में लोगों के मन से धीरे धीरे लुप्त हो रही देश प्रेम की भावना पर गहरी चिंता प्रकट की है। निस्संदेह यह कविता नहीं है, बल्कि देशवासियों की बदलती हुई मनोदशा की सचित तस्वीर को प्रस्तुत करने वाली एक बड़ी ही सुंदर कविता है। आशा करता हूं आप इस कविता की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने पहले वीडियो में 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत की है और इस वीडियो में 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की व्याख्या को प्रस्तुत कर दिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप इसे बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा मेरा यह चैनल एक एडुकेशनल चैनल है, यह एक एडुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।